नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 6 को कवर करेंगे। हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से भाग 5 को कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे भाग 6 को कवर करेंगे। जितने भी इसमें आर्टिकल दिए गए हैं सभी को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भाग 6 का नाम जो है वह राज्य है यानी स्टेट है। और जो हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़े थे, जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो उसमें जो स्टेट था वो अलग था। लेकिन ये वाला राज्य जो राज्य है उसका जिक्र किया गया है। इसमें आर्टिकल जो है 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 152। इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है कि कौन सा राज्य होगा, जिसमें राज्य सरकारें की बात की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, तो उस राज्य की परिभाषा दिया गया आर्टिकल 152 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 153 है। इसमें जो है राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है कि भारत में जो है एक प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। जैसे बिहार और झारखंड, तो इस 2 राज्य का एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। लेकिन इसी में कहा गया है कि एक राज्य का 2 राज्यपाल नहीं हो सकता है। मतलब जैसे बिहार है तो बिहार में एक ही राज्यपाल होंगे, उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में एक ही राज्यपाल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में 2 राज्यपाल को रख दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 राज्यों का एक राज्यपाल बन सकता है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 154। इसमें जो है कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये बात कहा गया है। जो कार्यपालिका होता है उसका औपचारिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान की बात करें तो वह मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि केंद्र में था कि केंद्र सरकार का जो औपचारिक प्रधान होता था वो राष्ट्रपति होते थे, और जो वास्तविक प्रधान होते थे वो प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी है कि कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है राज्यों में, और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 155। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जिक्र किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल बताया गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यह ध्यान रखना है। अब ये 5 वर्ष जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को जब चाहे तब उनके पद से हटा सकते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 157 में योग्यता की चर्चा की गई है। किसकी योग्यता है, तो राज्यपाल की योग्यता है। इसमें है कि सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि पागल या दिवालिया ना हो, तीसरा कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और चौथा है कि कम से कम उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष हो। 35 वर्ष से कम रहेगा तो वो व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए तभी वो राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 158। इसमें जो है शर्त दिया गया है राज्यपाल के लिए। क्या क्या शर्त है, देखिए, वो संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। संसद का मतलब आप समझते हैं लोकसभा राज्यसभा, और विधानमंडल का मतलब हम लोग आगे समझेंगे। विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद जो कि राज्यों में होता है। तो वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए तभी वो व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकता है। और दूसरा देखिए इम्पोर्टेंट है, उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य का राज्यपाल बनना है। जैसे बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हसनैन अत्ता ऐसे करके नाम है, तो वह जो है बिहार के निवासी नहीं है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो भी उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है। यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, जिस राज्य का राज्यपाल बनाना है, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यही बात आर्टिकल 158 में कहा गया है शर्त के रूप में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 159 इम्पोर्टेंट है। इसमें शपथ का जिक्र किया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाता है। सभी राज्यों में हाई कोर्ट होता है, तो उसी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 161। इसमें जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पढ़े थे कि राष्ट्रपति जो है बहुत सारे सजाओं को माफ़ कर सकता है, तो उसी प्रकार राज्यों में जो है राज्यपाल की भी क्षमादान शक्ति है। अब देखिए इसको हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, पैराग्राफ से आपको आसानी से समझ में आएगा। और हम लोग जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के क्षमादान शक्ति को समझेंगे ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए।
इधर देखिए, इधर बिंदु दिया गया है कि लागू क्षेत्र, मृत्युदंड माफी, कोर्ट मार्शल। इधर राज्यपाल की शक्ति है, इधर राष्ट्रपति की शक्ति है। देखिए, जो राज्यपाल की शक्ति होती है, क्षमादान शक्ति, उसका क्षेत्र कहाँ तक होता है, तो स्टेट लॉ तक होता है। मतलब राज्य के कानून के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दिया गया है तो राज्यपाल जो है उस सज़ा पर विचार कर सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वह सेंट्रल लेवल के यानी केंद्र लेवल के कोई भी सज़ा हो या फिर स्टेट लॉ का हो तो वो सभी सज़ाओं पर जो है विचार कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल आपको बताया गया था कि 72 में है और राज्यपाल का तो 161 में है। अब देखिए, मृत्युदंड माफ़ी, राज्यपाल जो है पूरी तरीक़ा से किसी के भी मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। मतलब माफ़ी नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दिया गया है, मृत्युदंड की सज़ा दिया गया है तो राज्यपाल के हाथ में नहीं है कि उसको वो माफ़ कर दें, लेकिन वही राष्ट्रपति जो है वह माफ़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल का मतलब सेना के लोगों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है या फिर सेना को जब सज़ा दिया जाता है तो कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया जाता है। तो राज्यपाल के पास जो है कोर्ट मार्शल के सज़ा को माफ़ करने की शक्ति नहीं है, यह ध्यान रखना है किसी भी राज्यपाल को। लेकिन राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है कोर्ट मार्शल की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, नोट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल जो है 5 तरह से सज़ा माफ़ कर सकता है, लेकिन केवल राज्य क्षेत्र में लागू कानून को ही माफ़ कर सकते हैं। जो राज्य के कानून के हिसाब से है उसी को राज्यपाल जो है माफ़ कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 163। इसमें है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख सीएम होता है। मंत्रियों के समूह को ही क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और ये सेंट्रल लेवल पर भी होता है, राज्य लेवल पर भी होता है। तो राज्य लेवल पर भी जो होता है उसको भी मंत्रिपरिषद ही कहा जाता है। तो इसमें कहा गया 163 में कि जो मंत्रिपरिषद होगा वह जो है राज्यपाल को सलाह देगा किसी भी मुद्दे पर। और जो मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो सीएम होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 164। इसमें राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद जो है सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। जैसे राज्यपाल पहले जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और जब मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री की कर्तव्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, जो मुख्यमंत्री होता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया। और जो नाम मात्र का जो प्रमुख होता है कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। उसके बाद देखिए, वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, इसकी सूचना जो है मुख्यमंत्री किसको देते हैं, तो राज्यपाल को देते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री किसी मंत्री को हटाने या नियुक्ति करने की सिफारिश राज्यपाल से करते हैं। जितने भी राज्य में मंत्री होते हैं उनका नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो कौन कहता है करने के लिए, तो मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं कि किसी मंत्री को हटाना हो या फिर उसको नियुक्त करना हो, तो मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे तो राज्यपाल जो है उनको हटा सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री की मृत्यु या फिर त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी अगर मंत्रिपरिषद भंग करना है तो मुख्यमंत्री की मृत्यु होगी तो भंग हो जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देंगे तो भंग हो जाएगा। और जब नया मुख्यमंत्री आते हैं तो अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, अपने हिसाब से सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आर्टिकल 165। इसमें जो है महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है यानी एडवोकेट जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखिए, यह राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार देता है। जैसे हम लोग पढ़े थे महान्यायवादी केंद्र सरकार में, तो महान्यायवादी क्या करता है, वह केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। तो ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी महाधिवक्ता होता है यानी एडवोकेट जनरल। यह राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है किसी भी मुद्दे पर। अगर राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना हो कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं कानून के रूप में, या फिर अगर मान लीजिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का केस हो जाता है, कानून की जानकारी लेना है, तो राज्य सरकार जो है महाधिवक्ता से ही लेता है यानी एडवोकेट जनरल से ही लेता है। ठीक है। अब देखिए, इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता को कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है।
अब इसकी योग्यता की बात करें महाधिवक्ता की, तो यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं यानी जज होते हैं, उनकी योग्यता के बराबर जो है महाधिवक्ता की योग्यता होती है। यानी उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसके हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो उसी को। उसके बाद अधिकार क्षेत्र की बात करें तो देखिए, विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है परंतु वोट नहीं देता। जैसे महान्यायवादी था केंद्र सरकार में कि वह जो है संसद की कार्रवाई में भाग लेता था, लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन जब वोटिंग होगा तो वह नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो महाधिवक्ता होता है वो विधानमंडल यानी विधान परिषद में भी बैठ जाएगा और विधानसभा में बैठ जाएगा, लेकिन अगर वोट देना हो तो वोट नहीं दे सकता है। अब इसकी कार्यकाल की बात करें तो इसकी कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 5 साल भी रह सकता है, 10 साल भी रह सकता है, या फिर 2 साल भी रह सकता है। जब मन करे तब राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 168, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए विधानमंडल की चर्चा है। अब देखिए, राज्यों में कानून बनाने की जो संस्था है वो विधानमंडल है। राज्यों में किसी तरह का कानून बनाना, कोई भी नियम लाना हो तो वो कौन लाता है? विधानमंडल के द्वारा ही लाया जाता है। और विधानमंडल का ध्यान रखिएगा, 2 अंग जो है वो 3 होता है। विधानमंडल का अंग कितना होता है? तो 3 होता है। तीनों आप देख रहे हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, तीसरा होता है राज्यपाल। जैसे कि संसद था तो संसद या राज्यों में विधानमंडल दोनों बराबर है। संसद के भी 3 अंग होते थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार विधानमंडल का भी 3 अंग होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जैसे संसद में 2 अंग था, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल का भी इसमें सदन की बात करें तो 2 सदन होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेम जो है संसद से ही रिलेटेड है ये। अब आइए हम समझते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के बारे में अंतर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ लिखा है विधानसभा और दूसरी तरफ लिखा है विधान परिषद। विधानसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 170 में किया गया है और विधान परिषद की चर्चा जो है आर्टिकल 171 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विधानसभा जो है यह भंग हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी या फिर निम्न सदन कहा जाता है। भंग कैसे होगा? अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो ये भंग हो जाएगा अपने कार्यकाल से पहले, इसलिए इसको अस्थायी कहा जाता है या फिर निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है विधान परिषद, ये जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं या फिर उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, विधानसभा जो है इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट इनको वोट देती है विधायकों को, तो विधायक बनते हैं, उसके बाद जाके विधानसभा में बैठते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, इसलिए प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। लेकिन जो विधान परिषद है इसके सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। जो भी विधान परिषद में बैठता है तो उनको जनता नहीं चुनी होती है, इसलिए उनको अप्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होती है, यह ध्यान रखिएगा। वही जो विधान परिषद है उनके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, यह ध्यान रखना है। देखिए, विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि विधान परिषद को काउंसिल कहा जाता है और विधानसभा को असेंबली कहा जाता है, तो इसके सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, इसके सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। उसके बाद देखिए, विधानसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या जो है 500 हो सकती है और न्यूनतम जो है 60 हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोई भी राज्य हो उसमें अधिकतम 500 ही विधायक हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 501 नहीं होंगे, और न्यूनतम 60 हो सकते हैं, 60 से 59 नहीं होंगे, 60 से ऊपर हो सकते हैं और 500 से नीचे हो सकते हैं। वही विधान परिषद की बात करें तो इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो विधानसभा की 1/3 होता है। जैसे किसी मान लेते हैं कि किसी विधानसभा में 60 सदस्य हैं, 60 विधायक है विधानसभा में, तो 60 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 20, यानी विधान परिषद में उसके 20 सदस्य होंगे। ऐसा जो है गणित इसमें सेट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष तक के अपने पद पर विधायक रह सकते हैं, 5 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि जो विधान परिषद है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है इसमें भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 173।
इसमें जो है विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता की चर्चा किया गया है कि जो विधान परिषद का सदस्य होता है, जो विधानसभा का सदस्य होता है, उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये सब योग्यता जिसमें है तो वो विधानमंडल का यानी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है आर्टिकल 178। इसमें जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। जो विधानसभा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, तो उस विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, तो विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। इस डायग्राम से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का जो चुनाव है, इन दोनों की चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, यानी विधायकों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको हटाना हो तो कौन हटाएगा, विधानसभा का सदस्य ही हटा सकता है, बाकी कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वही चुन रहा है तो वही हटाएगा। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को दोनों को विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए ही चुनते हैं और उनको हटाने का भी काम एमएलए करते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य करते हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल 182। इसमें जो है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। ध्यान रखिएगा विधानसभा जो होता है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो विधान परिषद होता है उसमें सभापति और उपसभापति होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। सभापति का चुनाव और उपसभापति का चुनाव, दोनों का चुनाव जो है विधान परिषद के सदस्य ही करते हैं। जो एमएलसी होते हैं वही सभापति और उपसभापति दोनों का चुनाव करते हैं, और उनको हटाना भी हो सभापति और उपसभापति को तो विधान परिषद के सदस्य हैं यानी एमएलसी ही उनको हटाते हैं। तो ये आपको डायग्राम से समझ में आ गया। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 202। इसमें जो है राज्य का बजट के बारे में बताया गया है। देखिए राज्य सरकार जो है वो सालाना अपना हिसाब किताब प्रस्तुत करती है कि एक साल के अंदर कितना खर्च होगा और कितना राज्य सरकार जो है कमाएगी टैक्स के माध्यम से, तो उसी को बजट कहा जाता है। जैसे केंद्र सरकार में बजट था उसी प्रकार राज्यों में भी बजट होता है। बजट जो है राज्यपाल द्वारा पेश किया जाता है, ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र में भी वैसा ही होता है। केंद्र में बजट को पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वो वित्त मंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 202 ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि राज्य के बजट की चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 202 में है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 213। इसमें जो है राज्यपाल के अध्यादेश है। अब देखिए अध्यादेश जो है इसके बारे में हम लोग राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अध्यादेश का मतलब होता है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति में बिना विधानसभा के कानून बनाना अध्यादेश कहलाता है। मतलब कोई भी कानून बनता है तो विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है, एमएलए एमएलसी के द्वारा भी कानून बनाया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कभी देश के अंदर राज्य के अंदर इमरजेंसी लागू हो जाए, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन हो और उस समय विधानसभा जो है भंग हो, मतलब विधानसभा अपने कार्य में न हो, तो फिर कानून कौन बनाएगा और कानून की ज़रूरत है तो राज्यपाल के द्वारा जो है कानून बनाया जाता है। उसी कानून को अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। मतलब जब विधानसभा अपने मतलब समय पर नहीं रहता है, अपने टाइम पर नहीं रहता है, तो राज्यपाल के द्वारा राज्यों के राज्यपाल द्वारा एक कानून बनाया जाता है, उसी को अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल अध्यादेश लाते हैं। जो राज्यों का मंत्रिमंडल होता है यानी मंत्रियों का समूह, वही जो है सिफारिश करता है राज्यपाल को कि विधानसभा तो अभी अपने टाइम पर नहीं है, अपने समय पर नहीं है, तो आप ही जो है कानून बनाइए। तो राज्यपाल द्वारा कानून बनाया जाता है, उसी को अध्यादेश कहा जाता है। जो अध्यादेश होता है इसकी अधिकतम अवधि की बात करें तो 6 महीना होता है। 6 महीना तक ही लागू रह सकता है। विधानसभा सत्र शुरू होने पर 6 हफ्ते के भीतर मंजूरी जरूरी होता है। मान लीजिए कि अध्यादेश जारी हो गया और विधानसभा सत्र जो है शुरू हो गया, तो सत्र शुरू हुआ उसके 6 हफ्ते के भीतर जो है उसको विधानसभा से मंजूरी देना होगा, यानी विधान परिषद से मंजूरी देना होगा, तब जाके वो जो है कानून लागू हो सकता है। चलिए अब हम जो है हाई कोर्ट के बारे में समझते हैं। देखिए आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट की चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया आर्टिकल 214 में, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया जाएगा, ये बात इसमें कहा गया है। अब देखिए कई राज्य हैं जिनके लिए एक ही हाई कोर्ट होता है। जैसे इस सब का उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं।
जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 3 राज्य जो है इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है जिसका नाम है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। कोई भी मामला इन 3 राज्यों का होता है तो इसी हाई कोर्ट में भेजा जाता है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है कि दादर, नगर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र और गोवा, तो ये 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट है। इन तीनों का मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में ही भेजा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी, तमिलनाडु राज्य है और पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन दोनों का जो है मद्रास हाई कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, इन दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, वो है मद्रास हाई कोर्ट। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसा कि आप जानते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है और पश्चिम बंगाल ये राज्य है। तो इन दोनों का मामला जो है कोलकाता हाई कोर्ट में भेजा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी भी मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है केरल और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट है। इन दोनों का मामला केरल हाई कोर्ट में ही जाता है। तो ये ऐसे केंद्र हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए हैं, एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि सर्वाधिक जजों की संख्या जो है किस हाई कोर्ट में है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ये आपको पता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जजों की संख्या है और ध्यान रखिएगा इसमें जो है कुल जजों की संख्या 160 है, जो कि सभी हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए जजों की अगर संख्या में वृद्धि करना हो, जजों की संख्या किसी भी हाई कोर्ट में बढ़ाना हो तो किसका अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है। राष्ट्रपति ही किसी भी हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना हो तो कौन बढ़ाएगा? तो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है नियम कानून लाकर, लेकिन हाई कोर्ट में केवल राष्ट्रपति जो है जजों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, तो यह ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं योग्यता क्या होती है हाई कोर्ट के जजों की। तो देखिए योग्यता यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील रहा हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, तो वह व्यक्ति जो है हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, हाई कोर्ट का जज वो बन सकता है। इतना ही नहीं है, इसमें है कि राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए। अगर ये दोनों योग्यता हैं, 10 साल वकील रहा हो या फिर 5 साल जज रहा हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन अगर राज्यपाल कह रहे हैं कि वह कानून का अच्छा जानकार नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति जज कैसे बनता है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, राज्यों में होता है हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये दोनों मिलकर जो है सिफारिश करते हैं। किससे सिफारिश करते हैं? तो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये दोनों मिलकर सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज जो है नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वह शपथ जो है उनको कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं अगर उनको अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और वो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के जो जज होंगे वो उनको शपथ दिलाने का काम राज्यों के जो राज्यपाल होंगे वो करेंगे और त्यागपत्र वह जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी उम्र सीमा कितनी होती है? तो 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष आयु तक जो है वो अपने पद पर रह सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक उनका भी आयु हाई कोर्ट के जज के बराबर ही होता है। और देखिए अगर 65 वर्ष से पहले या फिर उनके कार्यकाल से पहले उनको हटाना है तो फिर उन पर जो है महाभियोग लगाना पड़ेगा। महाभियोग के द्वारा ही उनको जो है उनके पद से हटाया जा सकता है जजों को। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना है तो महाभियोग लगता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के जजों को हटाना है तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। नहीं तो ऐसे वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और वेतन कहाँ से मिलता है? तो जो राज्यों का संचित निधि होता है, राज्यों के संचित निधि कोष से हाई कोर्ट के जजों को वेतन दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 226। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 226 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हम लोग पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और 5 प्रकार के रिट वो कौन कौन से हैं, हम लोग बहुत पहले भी इसके बारे में समझ चुके हैं, तो फिर यहाँ पर पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर इसको समझना है तो आप जो है हाई कोर्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है। और आर्टिकल 32 को आप समझ सकते हैं, उसका प्रॉपर एक वीडियो है, उसमें सभी चीज़ें ये बताया गया है। तो 5 प्रकार का रिट है, हबियस कॉर्पस, मैंडमस है, सर्टियोरेरी है, प्रोहिबिशन है और क्यू वारंटो है। ये 5 प्रकार के रिट जो है हाई कोर्ट भी जारी करता है मूल अधिकार के हनन होने पर, और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत यही 5 प्रकार के रिट को। ठीक है। उसके बाद देखिए नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। किस कोर्ट में जाते हैं, तो पहले उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बस का बात नहीं है तो फिर उसको रेफर किया जाता है हाई कोर्ट में। तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजे जाते हैं। कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ सिविल केसेस हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बस का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें अगर संविधान की अच्छे से व्याख्या करना है तो फिर उसको हाई कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है, तो वो चला जाता है हाई कोर्ट में। ठीक है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी मामले हैं जो सीधे जो है हाई कोर्ट में भेजे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो नहीं जाते हैं, डायरेक्टली उसको हाई कोर्ट में भेजा जाता है। जैसे ये सभी मामले हैं, देख सकते हैं। पहला है कि मूल अधिकार हनन मामला। अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है किसी व्यक्ति का तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो फिर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। उसके बाद है जनहित याचिका, जिसको पील कहा जाता है। पील के बारे में हम लोग बहुत पहले ही समझ चुके हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहा जाता है। तो जनहित याचिका जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही जारी किया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको नहीं भेजा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद किसी कंपनी का अगर विवाद हो गया है तो उस विवाद को हाई कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता ये। उसके बाद कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानता है कोई व्यक्ति, तो फिर कोर्ट हाई कोर्ट जो है उसको अपने पास बुला सकता है डायरेक्टली, तो ये भी जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही जाता है मामला। विवाह और तलाक का कोई मामला हो, बहुत भारी मामला हो, तो उसको जो है डायरेक्टली कहाँ पर, हाई कोर्ट में सुलझाया जाएगा। जैसे अभी फिलहाल देखिएगा एक भोजपुरी के एक्ट्रेस है पवन सिंह, तो उसका जो क्या है विवाह और तलाक का मामला है, तो वो कौन सुलझा रहा है, पटना हाई कोर्ट। उसके बाद है वसीयत का मामला, तो इसको भी हाई कोर्ट में ही भेज देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद सरकारी नौकरी से जुड़ा मामला, कोई भी मामला हो, जैसे पदोन्नति का मामला है, रिटायरमेंट का मामला है, वेतन का मामला है, तो डायरेक्टली सरकारी नौकरी का मामला है तो उसको हाई कोर्ट में ही भेजा जाएगा डायरेक्टली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला नहीं जाता है। तो ये सभी जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, ये सभी को पता होता है। उसके बाद है कि दिल्ली एक ऐसा यूटी है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका अपना हाई कोर्ट है। बाकी हम लोग पढ़े इसके पहले तो बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यों के हाई कोर्ट में ही उसका अधिकार दे दिया गया है, क्षेत्राधिकार है कि वहीं पर जाके कोई मामला जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश का। लेकिन दिल्ली जो है आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, तो ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो भी दिल्ली में ही है, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जाता है तो 1966 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम जो जिला में अदालतें होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो ज़िले में अदालत होती है उसको निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट कहा जाता है, या फिर इसी को जो है जिला के अदालत कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये सबसे छोटे कोर्ट होता है और ये जिला में होता है। अब निचली अदालत जो है ये कुल 4 प्रकार का होता है और चारों प्रकार को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो है 2 अदालत को समझ लेते हैं। निचली अदालत 4 प्रकार का होता है, जिसमें से हम लोग पहले 2 देखते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी को जो है जिला न्यायालय कहा जाता है, और दूसरा है सेशन कोर्ट, इसको जो है सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है यह सबसे बड़ी सिविल कोर्ट होता है जिला का जो सबसे बड़ा सिविल कोर्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा जितने भी चारों जो है निचली अदालत है 4 प्रकार के, ये चारों जो है जिले में ही होते हैं। तो जिले का सबसे बड़ा सिविल कोर्ट कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यानी जिला न्यायालय होता है। इसकी काम की बात करें तो जितने भी बड़े दीवानी मामले हैं
उनकी सुनवाई जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। जैसे बहुत बड़ा संपत्ति का विवाद है या फिर बहुत बड़ा किसी संपत्ति का विवाद है, तो उन सभी विवादों को जो है किस में सुलझाया जाता है, तो जिला न्यायालय में सुलझाया जाता है। अगर बहुत बड़ा कोई दीवानी मामला है तो उसका जो है सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। उसके बाद आता है सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय। इसमें जो है सबसे बड़ी फौजदारी मामले को देखा जाता है और यह सबसे बड़ा फौजदारी कोर्ट होता है जिला का। देखिए अब इसका काम क्या है कि गंभीर अपराधों की सुनवाई करना। बहुत ज़्यादा जो गंभीर मामला है उसकी सुनवाई जो है सत्र न्यायालय में की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का हत्या हो गया है, बलात्कार हो गया है या फिर किसी के घर में बहुत बड़ा डकैती हुआ है, तो ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला है, तो इसकी सुनवाई जो है सत्र न्यायालय में की जाती है। और बहुत बड़ा दीवानी मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। तो ये हम लोगों ने दो प्रकार समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा और चौथा प्रकार देखिए। तीसरा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी इसी को मजिस्ट्रेट कोर्ट कहा जाता है। सिविल जज कोर्ट, यानी इसी को भी सिविल जज कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है कि जिले के छोटे और मध्य स्तर के क्रिमिनल केस, जो बहुत छोटे होते हैं क्रिमिनल केस, उनकी सुनवाई जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में की जाती है। जैसे छोटा मोटा कोई चोरी का विवाद है या फिर मारपीट का है, झगड़ा हुआ है या फिर छोटे अपराध है कोई बहुत छोटे, तो उनकी सुनवाई जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में की जाती है। वही देखिए कि जो छोटे स्तर के सिविल केसेस होते हैं तो उनकी सुनवाई सिविल जज कोर्ट में की जाती है। जैसे कि छोटा मोटा ज़मीन का विवाद है तो उसकी सुनवाई जो है सिविल जज कोर्ट में किया जाएगा। अगर कोई किराया का विवाद है या फिर पैसे का लेन देन का अगर कोई विवाद है तो उसकी भी सुनवाई जो है सिविल जज कोर्ट में की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दीवानी जो मामला है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा कोर्ट भी होता है और छोटा कोर्ट भी होता है, और जो फौजदारी मामला है उसके लिए भी, यानी क्रिमिनल केसेस, तो उसके लिए भी एक बड़ा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में और एक छोटा कोर्ट होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। जैसे फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जो निचली अदालतें होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें क्या होता है कि बड़ी सिविल जो भी दीवानी मामला होता है, बहुत बड़ा दीवानी मामला, तो उसको सुलझाया जाता है। सेशन कोर्ट जो है, इसमें अगर बहुत बड़ा कोई फौजदारी मामला है, गंभीर अपराध वाला मामला है, तो उसको सेशन कोर्ट में सुलझाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा तीसरा प्रकार मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसमें क्या है कि अगर छोटा क्रिमिनल केसेस है कोई भी तो उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुलझाएंगे। और जो सिविल जज कोर्ट है, इसमें अगर कोई सिविल केसेस है बहुत छोटा स्तर का तो उसको सुलझाया जाता है। तो ये कुल 4 प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट है लोअर कोर्ट के, और ये सभी जो है जिले में ही होते हैं। इनसे अगर कोई मामला नहीं सुलझता है तो फिर उसको हाई कोर्ट में भेजा जाता है, और अगर हाई कोर्ट से भी नहीं सुलझने वाला है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आई होप कि आपको भाग 6 जो है समझ में आया होगा। भाग 6 में आपको इतना ही पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भाग 6 को पूरे तरीक़े से कंप्लीट कर लिया। अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अब आइए हम भाग 6 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो ये तो आपको पता है कि राज्य सरकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाग 6 किन अनुच्छेदों को कवर करता है। तो शुरू में ही हम लोग देखे थे कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक भाग 6 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है। तो ये जो है राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की यह इच्छा पर निर्भर करता है, प्रसाद पर्यंत होता है, 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं और औपचारिक प्रधान कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। तो इसमें वास्तविक कार्यपालिका को पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। उसके बाद है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो राज्यों का राज्यपाल होता है। और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो राज्यपाल ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के सलाह पर है। उसके बाद है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है वो। ठीक है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है।
तो देखिए 63 जो है मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से संबंधित है। इसमें कहा गया था कि एक मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल किसमें होता है? सभी राज्यों में, केवल बड़े राज्यों में, कुछ राज्यों में, किसी में नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों में। ध्यान रखिएगा कि जो विधानमंडल के अंतर्गत जो है दो चीजें आती है, यानी दो सदन होता है। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो सभी राज्यों में विधानसभा तो है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो द्विसदनीय की व्यवस्था जो है सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है। यानी सभी राज्यों में एक सदन है लेकिन द्विसदन नहीं है, यानी सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का अस्थायी सदन होने का अर्थ क्या होता है? विधान परिषद को अस्थायी सदन कहा जाता है, हम लोग पढ़े हैं। क्यों कहा जाता है अस्थायी सदन? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है, इस वजह से इसको अस्थायी सदन या फिर उच्च सदन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है विधान परिषद के कितने सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं? तो 1/3 सदस्य 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि अधिकतम जो है 500 हो सकता है और न्यूनतम 60 हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें अधिकतम पूछ रहा है। अगला है कि अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? तो देखिएगा ये ध्यान रखना है, बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति, किसी भी बिल पर राज्यपाल जो है स्वीकृति देते हैं, ये बात आर्टिकल 200 में कहा गया है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो आर्टिकल 214 से होता है। इसी में तो कहा गया था कि हाई कोर्ट की स्थापना, उसका गठन किया जाएगा प्रत्येक राज्यों में। तो आर्टिकल 214 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।